सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कौन सी बुक्स लें, कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रीवियस ईयर करें। अगर आपको तैयारी कर रहे हैं और फिर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे ठीक करें। शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एसएससी एस्पिरेंट के रियल लाइफ क्वेरीज के ऊपर वीडियोज़ लाते रहते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। वहाँ पे जो भी क्वेरीज आपकी आती हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर करता हूँ। मैथ्स की स्ट्रैटेजी मैं शुरू करूँ, बुक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करूँ, उससे पहले मैं दो चीज़ों पे बात कर लेना चाहता हूँ। पहला एक वो होता है कि लोग कहते हैं कि सर मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मैं एसएससी कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं वैसे तो मैथ वाले बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे कभी मैथ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने भी जब 2015 में तैयारी शुरू की थी ना तो एकदम जीरो लेवल से शुरू करी थी। मैंने एकदम बेसिक से शुरू करी थी। मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन से बुक से करी थी। अगर आप वो बुक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जीरो लेवल बुक है वो। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं और सीजीएल में टॉप भी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर ला रहे हैं, अच्छी पोस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा ना सोचें कि अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आपको मतलब मे भी आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, आपको समय ज़्यादा लग सकता है। लोग 3 महीने में पूरा सिलेबस कर लेते हैं, आपको 6 महीने लग सकते हैं। मैंने खुद 3 महीने में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आपको मान लेते हैं आपको 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप शुरू करोगे तब तो वहां से 5 महीने लगेंगे ना। आप सोचते सोचते 5 महीने निकाल दोगे कि मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से हूं तो कैसे होगा, तो फिर तो उसके बाद 5 महीने लगेंगे तो 10 महीने लग जाएंगे। तो बेटर है ये नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना लाएं और शुरू करें। सीखना शुरू करेंगे धीरे धीरे 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आप मैथ में एस कर जाएंगे। दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत टफ मानते हैं लोग और इस पे मेहनत कम करते हैं। और क्योंकि लोग क्या होता है कि इस पे मेहनत करना चाहते हैं लेकिन ये इनको बोरिंग लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं मैथ से। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए इंग्लिश है, जीएस है, रीजनिंग है, ये 3 पेपर्स ऐसे हैं कि अगर आप इन पे कितना भी मेहनत कर लो ना तो 1-2 सिली मिस्टेक्स के चांसेस बने रहते हैं। इंग्लिश में भी कोई 100% एक्यूरेसी करता है तो वो तो मास्टरमाइंड है। जीएस में 100% तो शायद ही किसी ने आज तक 50/50 स्कोर किया होगा, एक आध लोगों ने किया होगा, यूपीएससी वाले होते होंगे या बहुत ब्रिलियंट होते होंगे, वो रेयर है, एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अदरवाइज जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में भी एक आध सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। इंग्लिश में हालांकि अचीवेबल है, 50/50 लाते हैं लोग अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना शुरू से आदत डाल लेते हैं। स्टिल चांसेस आर देयर। बट मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है कि मैथ्स में अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन और जो तरीके हैं मैथ्स को करने के, अगर आप उन पे कमांड कर लेते हैं ना, तो अगर आप 25 क्वेश्चन करके आएंगे, अगर पूरी एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बेसिक की बात करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, एस्पिरेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक जो बेसिक को फोकस करते हैं और एक जो ट्रिकी सोल्यूशन को फोकस करते हैं। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने भी बेसिक से ही शुरू की थी, एकदम जीरो लेवल, मतलब कि एकदम बेसिक। पहले मैंने समझना शुरू किया था कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है, इसके सवाल जीरो लेवल से अगर बेसिक से करना है तो कैसे सॉल्व करना है। फिर मैंने बेसिक्स को जब एस कर लिया, फिर मैंने देखा कि मॉक वगैरह देते समय टाइमिंग की इशू आ रही थी, सवाल को करने में 1 मिनट लग जा रहे थे, तो फिर मैंने ट्रिकी सोल्यूशन पे मूव किया। तो एक जो बिगिनर होता है वो स्ट्रगल करता है ट्रिकी और बेसिक्स के बीच में। तो अब जो पेपर आ रहा है जो कि टीसीएस कंडक्ट करवाता है वो बेसिक्स पे बेस्ड ही होता है। वो उसमें बेसिक अगर आपको आता है, कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो आप बहुत बढ़िया से पेपर कर सकते हो टीसीएस का। स्टिल आपको डाउट ना रहे मन में कि मुझे ट्रिक्स नहीं आते तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा, या जिनको ट्रिक्स आते हैं वो निकाल लेंगे एग्जाम, मैं रह जाऊंगा। इस जो एक ये दुविधा है ना, इसको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया किताब जो मैं बता रहा हूँ वो है फास्टर अरिथमेटिक। फास्टर अरिथमेटिक एक ऐसी बुक है जिसमें बेसिक्स दे रखे हैं, बेसिक्स के बाद जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, एग्जांपल्स में एक ही क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक बेसिक के थ्रू है और एक ट्रिक के थ्रू है। आप जब बेसिक समझ जाओगे ना, लिटरली समझ जाओगे, फिर जब बेसिक से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ना ट्रिक वाला जो है ना उसी में ज्यादा लगेगा कि ये तो एक होता है ना कि एक आपको एक्स्ट्रा चीज याद करनी पड़ रही है। अब जब आप बेसिक्स कर रहे हो ना, चाहे कहीं भी किसी भी किताब से कर रहे हो, किसी भी सोर्स से कर रहे हो, मैंने बताया उससे कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है उससे कर रहे हो, तो चैप्टर्स को कोशिश करो सीक्वेंस में करने की। सीक्वेंस में करोगे तो आपको एफर्ट कम देना पड़ता है, क्योंकि एक चैप्टर ऑलरेडी जो आप कर चुके हो और दूसरा चैप्टर इसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। जैसे मैंने कुछ 3-4 चीजें नोट कर रखी हैं, आप देख सकते हो। अब क्या चीज है देख लो, जैसे अगर मान लो आपको नंबर सिस्टम करना है, तो नंबर सिस्टम करना है तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो, फिर एचसीएफ एलसीएम, फिर पावर सेक्शन इंडिसेस, एपीजीपी, एवरेज, फिर नंबर सिस्टम कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंबाइन करके ही नंबर सिस्टम बनती हैं। कुछ और चीजें होती है नंबर सिस्टम में, तो ये सारी कर लोगे तो नंबर सिस्टम बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको बोट एंड स्ट्रीम करना है तो पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लो। अगर आपको पाइप एंड सिस्टम करना है तो पहले वो टाइम एंड वर्क कर लो। ठीक है, आपको अगर हाइट एंड डिस्टेंस करना है तो पहले ट्रिगोनोमेट्री कर लो, मेंसुरेशन करना है तो पहले ज्योमेट्री कर लो। ऐसी चीजें हैं, आप इनको ऐसे सीक्वेंस में करोगे ना तो आपका सिलेबस आधा हो जाएगा ऑटोमेटिक।
समझ रहे हो? जैसे मान लो कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है तो परसेंटेज पहले करो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का कंसेप्ट यूज होता है। अगर आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस करोगे फिर परसेंटेज करोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि ये क्या चीज है, ये पहले कर लेता तो ज्यादा इजी पड़ता वो। समझ रहे हो? तो सीक्वेंस में करने की कोशिश करो। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर जो है एसएससी का खास करके, तो वो दो भागों में बटा हुआ है। एक सेफी वाला पोर्शन होता है सीजीएल 17 से पहले का, और एक टीसीएस वाला पोर्शन होता है सीजीएल 17 के बाद का। और दोनों का पैटर्न जो है ना पेपर सेट करने का वो बिल्कुल अलग है। वो जो है वो ट्रिकी बेस्ड सोल्यूशंस होते थे उसके, और टीसीएस के जो है वो बेसिक कंसेप्ट और कैलकुलेशन बेस्ड सोल्यूशंस होते हैं। तो आपको दोनों के लिए दो अलग अलग सोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप फॉलो कर सकते हो रामो सर का पीडीएफ है 2011 से लेकर के 2017 तक के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन विद आंसर्स के पीडीएफ हैं, वो कहीं से आप जुगाड़ कर लो। और बाद वाले जो हैं सीजीएल 17 के बाद जो टीसीएस कराता है उसके लिए एक बुक आई है मार्केट में पिनाकल की, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट है, आप उसको ले लो। अब आपको करना क्या है कि जो सेम पैटर्न, अब आप जब इसको प्रैक्टिस कर रहे हो या इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, दोनों को तो करना ही है, दोनों को कंबाइन करके आप 2011 से शुरू करो और अभी तक के सारे पेपर्स करो। डेली 200 क्वेश्चन कम से कम करने हैं आपको। अब जब ये 200 क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सेम पैटर्न पे बेस्ड होंगे, ठीक है? तो उन जैसे होता है ना कि आपने कर रखा हो, सेम क्वेश्चन बार बार आएंगे डेटा चेंज करके। खास करके सेफी वाले में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन काफी रिपीट होते थे। तो डेटा चेंज करके या थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है या सेम बेसिक रूल पे बेस्ड हो सकता है। तो आप उनको क्या करोगे, मतलब जैसे मैं क्या करता था ना कि जैसे मान लो कि मतलब 1 से लेकर के 200 सवाल मैंने आज करे, तो उन 200 सवालों में अगर 10 को सवाल एक ही पैटर्न पे बेस्ड है, एक ही बेसिक रूल पे बेस्ड है या थोड़ा भी मिलता जुलता है, तो उन 10 को 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग कर देता था। तो पता लग जाता था कि ये सेम सीक्वेंस में जा रहा है, तो ये एक ही तरह के सवाल हैं। या जब दूसरी बारी आती थी तो 20 30 ऐसे करके नंबरिंग कर देता था। तो सेम मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 4 ये सारे एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन में है, 20 30 ये सूर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है ना, मतलब सब 10 का मल्टीपल है, सब 1 का मल्टीपल है, ऐसे करके। तो मुझे ये समझ में आ जाता था कि अच्छा ये सारे क्वेश्चंस एक ही रूल में बेस्ड है। तो इससे क्या होता है कि जब आपको रिवाइज करना होता है ना तो आपको एफर्ट बहुत कम देना पड़ता है। आपको पता लग जाता है 200 सवालों की जगह पे आपको ज़्यादा 50 से 60 सवाल रिवाइज करने पड़ते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन जब आपको नहीं बने या जो ना समझ में आए या समय ज़्यादा लगे तो उनके लिए कोई बेसिक और बढ़िया सोर्स ढूंढो। जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एडवांस पोर्शन में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है या सॉल्यूशन भी आपको सही नहीं लग रहा, ट्रिकी नहीं लग रहा, सॉल्यूशन भी लेंदी लग रहा है, या हो सकता है कि कुछ नए कंसेप्ट के सवाल भी मिल सकते हैं जो आपको एकदम नए मिले, तो आप उसको सोल्यूशन तो नहीं रटोगे ना, उसका बेसिक कंसेप्ट पहले सीखोगे। तो कहाँ से सीखोगे? तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अरिथमेटिक के लिए राकेश यादव सर के कहीं से कोई मतलब पीडीएफ हो सकती है, उनके क्लास नोट्स हो सकती है, उनके वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं वो हो सकते हैं, या एक और सर है अमर सर हैं, अमर सर के मतलब अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन हैं, अरिथमेटिक के जो कंसेप्ट है मैंने बहुत सीखे हैं उनसे, आप उनको ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, बेसिक चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। और जैसे एडवांस पोर्शन में अगर आपको पढ़ना है तो पवन राव सर है, पवन राव से बढ़िया एडवांस तो कोई पढ़ा नहीं सकता। उनके चैनल पे जाओ, उनकी पूरी प्लेलिस्ट ऊपर से नीचे तक जितनी डाल रखी है उन्होंने सब देख डालो। उसके बाद आभास सर है, आभास सर भी एडवांस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब जितना थ्योरम्स वगैरह जितने थ्योरम्स वगैरह हैं या जितने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह उनके बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस देते हैं वो। तो आपको मैंने दो सोर्सेस एडवांस के बता दिए, 2 सोर्सेस अरिथमेटिक के बता दिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर करने के बाद भी अगर कहीं कुछ नया सीखना हो, कहीं कुछ नए सोल्यूशन चाहिए हो, नया कंसेप्ट चाहिए हो, नया थ्योरम चाहिए हो, तो आप इन सारे लोगों को फॉलो कर सकते हो और इनसे देख सकते हो, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने बेसिक कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, एक तरह से आपने सीख लिया कि मतलब ये चीज़ें होती क्या हैं, फिर आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया कि इन चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपने सीखा कितना, इतना सारा करके आपको क्या बेनिफिट हुआ, आप एग्जाम में कितना परफॉर्म कर पाओगे। सेल्फ असेसमेंट जो होता है उसके लिए आपको देना पड़ेगा मॉक, जो कि बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, या तो वीकली देंगे, मंथली देंगे, एग्जाम नज़दीक आएगा तो रोज़ देने लगेंगे, लेकिन शुरू से नहीं देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको शुरू से ही, प्रीलिम्स के तो 1 घंटे के मॉक होते हैं, मैं बोलूंगा जिस दिन आपने प्रिपरेशन शुरू किया, जिस दिन आपने अगर अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया, जिस दिन आपने अपने प्रीवियस से कंप्लीट कर लिया, तो अगर आप पैरेलल दे सकते हो तो पैरेलल दो, नहीं तो इनको खत्म करने के बाद अगले ही दिन से मॉक कंपलसरीली शुरू कर दो। मॉक शुरू करोगे, मॉक से अगर आप अपने आप को सेल्फ असेस कर पाते हो, आपको पता लगता है कि एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा होगा, वहां पे जो आपको एक प्रेशर झेलने को मिलता है, तो आप अचानक से वहां पे आपका जो परफॉर्मेंस डाउन होता है आप उसको बचा सकते हो, परफॉर्मेंस को अप कर सकते हो। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो वो एक जो एग्जाम सेशन होता है, जो एग्जाम का इन्वायरमेंट होता है, जो एग्जाम का प्रेशर होता है, उसको डील करोगे, आप रोज डील करोगे तो रोज आपको एक आदत लगते लगते वो आपके एग्जाम टाइम तक जाते जाते वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? उससे आपको पता उससे आपको 2-4 बेनिफिट्स और होती हैं। उससे कौन सा बेनिफिट होती है, आपको उससे स्पीड आपको पता लगता है कि आप कितना जल्दी कर पा रहे हो पेपर, या आपको कितना समय लग रहा है पेपर करने में। आपको उससे ये पता लगता है कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से जो आपके
पैटर्न के क्वेश्चन है, कौन सा बेसिक कंसेप्ट है, कौन सा थ्योरम है, इतना सब करने के बाद भी रह जा रहा है। आपको वहां से पता लगता है कि आप कौन से पढ़ने के बाद भूल गए हो, कौन सी चीज़ रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद को टेस्ट कर पाते हो। आपको असली औकात जिसको बोलते हैं ना, हिंदी वर्ड है औकात, वो पता लगते हैं कि आप कहाँ मतलब एग्जिस्ट कर रहे हो इतने सारे बच्चों के बीच में। आजकल बात आती है कि मॉक देना है तो कहाँ से देना है। तो मैंने जनरली सीजीएल 19 के टाइम पे सबके मॉक्स दे रखे थे। तो सबके मॉक से मुझे ये समझ में आया कि जो आपका टेक्स्ट बुक है और सुपर मॉक है, ये दोनों एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। इसमें जितना स्कोर आएगा ना, उसी में थोड़ा सा ऊपर या नीचे आपका एग्जाम हॉल में आने वाला है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको टेक्स्ट बुक तो कंपलसरीली रोज देना चाहिए। और टेक्स्ट बुक के साथ अगर आपको मान लीजिए आपने अगर टेक्स्ट बुक एग्जॉस्ट कर दिया, आपने खत्म कर लिया, तो फिर आप सुपर मॉक ले सकते हो। टेक्स्ट बुक और सुपर मॉक दोनों एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप दोनों ही प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। अगर इसके अलावा थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि ठीक है आप रोज रोज एक ही मॉक थोड़ी ना देंगे, थोड़ा सा अपर लेवल का देंगे, मॉडरेट देंगे, तो आप ओली बोर्ड ले लो, ग्रेड अप ले लो। अगर आपको और ज्यादा हाई चाहिए, अगर आप वेटरन हो, मतलब मॉक दे दे के थक गए हो, सारी चीजें आ गई हैं, आप एकदम स्कोर करने लगे हो, रैंक आने लगे हैं, तो आप अड्डा ले सकते हो, एसएससी ट्यूब ले सकते हो। फिर तो एकदम हालत खराब हो जानी है। मॉक देते हो तो उसमें जो गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, उसकी कॉपी एक अलग से बनाया करो। ठीक है, कॉपी अलग से बनाओगे तो क्या होगा कि आज जो सिली मिस्टेक्स आपने करी और कल जो सिली मिस्टेक्स आप करोगे, अगर परसों जो सिली मिस्टेक्स आप करोगे, आपको ये दिखेगा ना कि एक ही सिली मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो, तो वो इंप्रूवमेंट होता है। आपको खुद पे गिल्ट फील आएगी, आप उसको सीखोगे, जानोगे, ठीक है, कि क्या गलतियां कर रहा हूँ, अगले मॉक में नहीं करना है। क्योंकि जो जैसे होता है ना एग्जाम का जब रिजल्ट आता है ना, लोगों को देखोगे ना 180, अरे शिट यार मैं 190 ला सकता था, 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गए। वो सिली मिस्टेक्स आप घर पे सुधारोगे तभी तो एग्जाम में नहीं होंगे। 4 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोगों के 0.5, 0.1, 0.001 से सिलेक्शन रुक जाते हैं और आप 10 नंबर ऐसे ही छोड़ रहे हो। तो उसको कोशिश करो सुधारने की। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनके लिए एक अलग से क्वेश्चन बैंक बनाओ। क्वेश्चन बैंक में मतलब एक वो आपके एक बुक की तरह हो जाएगा, जिसमें आप डेली के 5-7 क्वेश्चन अगर लिख रहे हो 100 में से, तो आपको महीने 1.5 महीने में ना 1000-1200 क्वेश्चन का वो एक वो बन जाएगा आपका, मतलब पूरा का पूरा बुक बन जाएगा एक। तो वो आपको एक होता है ना कि एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत कर रहे हैं एग्जाम टाइम में, आप उनको रिवाइज करके उसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि आपने देख लिया, अच्छा हाँ ये तो ऐसे बनता है, वो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, अगली बार वही क्वेश्चन आएगा, फिर नहीं बना पाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वो है कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट अभी आज के डेट में जो कि टीसीएस पेपर ले रहा है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मैं बता रहा हूं, आप इसको गांठ बांध लो, आप करके देखो, आपको पता लग जाएगा। तो अब करना कहां से है, करना कहां से, इसके 2-3 सोर्सेस में बता दे रहा हूं, उससे ज्यादा करना नहीं है। एसएस भारती सर के 10 वीडियोस के प्लेलिस्ट हैं, आप वो देख लो। उसके अलावा एक कैल 24 बोल के एक पूरा सीरीज है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें 24 वीडियोस हैं, उसको देख लो। इसके अलावा अगर आप, ये दोनों बेसिक कैलकुलेशन की चीजें हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन पे जाना है, मतलब कि अगर आपको जैसे डीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, इन जगहों पे अगर आपको बहुत अच्छे तरीके लगाने हैं, तो रामो सर के एक 20 वीडियो की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब इतनी ज्यादा हेल्पफुल है मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को बहुत पसंद आई थी वो प्लेलिस्ट। आप 3 प्लेलिस्ट को देखो, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हो तो डेली 15 मिनट समय निकालो और प्रैक्टिस करो रेगुलर। मतलब ऐसे ही कुछ भी एकदम जैसे पेन पेपर लेके बैठ गए, आपको कुछ सोच के नहीं बैठना है। आप खुद से मन में सोचा कि 20 + 30 कितने होते हैं, 35 + 11 कितने होते हैं, 12 × 13 कितने होते हैं, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का इनवर्स कितना होता है। कुछ भी आपको अपने मन से सोचना है, पेन पेपर से लेके लिखना है। या इसके अलावा आप कोशिश कर सकते हो कि हाफ एन आवर समय निकाल के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस अगर आपने कहीं नोट डाउन कर रखे हैं तो उनको प्रैक्टिस करने की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि मॉक को एक प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कैसे करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कैसे करते हैं, ताकि आप एस कर सको। आपने इतना पढ़ लिया है, अब उसको इम्प्रूव कैसे करें। बेसिक चीज़ों को कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, मॉक देते रहना हर कोई करता है, लेकिन हर कोई जो है ना बार बार वही सिली मिस्टेक करता है, अपने ग्रे एरियाज को इंप्रूव नहीं कर पाता। तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। सी यू।